You're watching Newstainment Television. दादा क्या हाल चाल है? बस तू सुना भाई, क्या हो रहा है? हाउ थिंग्स, हाउ वाज द डे? अरे वो डिजिटल आवाज आ गई दादा, वो डिजिटल आवाज आ गई। अब मैं वापस सुन सकता हूँ। क्या बात है, आपने क्या करिश्मा किया जिसकी वजह से हमें ये डिजिटल 4G का बैंडविड्थ हासिल हुआ है। तेरे लिए एक सवाल है आज, मला की शुरुआत करता हूँ तेरे लिए एक सवाल पूछ के। ओके। सवाल ये है कि क्या सलमान खान ने अपनी फिल्म राधे, जो मई में रिलीज होने वाली है, उसको पोस्टपोन करना चाहिए? बिकॉज IPL बंद हो गया। फरहान अख्तर की जो फिल्म है तूफान, वो भी जो अमेजॉन प्राइम में आने वाली थी उसको भी डिले कर दिया है उसने, पोस्टपोन कर दिया है। अब ये मैं क्यों को पूछ रहा हूँ, बिकॉज आज मैं सर्फ कर रहा था तो यूट्यूब में लेफ्ट में एक एड आई थी कि वॉच राधे ऑन ZEE5 एंड कुछ टिकट भी लो, कॉम्बो ऑफर था। तो मैंने सोचा भैया ये हाउ इज इट पॉसिबल दैट एवरीथिंग इज गेटिंग पोस्टपोन्ड, और ये भाई साहब ने फिल्म रिलीज कर रहे हैं जिसमें ये भी नहीं पता कि वो थिएटर खुले होंगे नहीं होंगे, ये भी नहीं पता मई में। इसलिए मैंने सोचा कि आई आस्क यू क्वेश्चन कि डू यू थिंक इट्स वाइज टू रिलीज अ मूवी नाउ, स्पेशली इतनी बड़ी फिल्म? ओह देवी और सज्जनों, हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि हमारे दूध वाले भैया आ गए भाई साहब। चल ठीक है, मैं तेरे को फोन करता हूँ। आप ये क्वेश्चन रोक के रखो, मैं इसका आपको बहुत बेहतरीन आंसर देता हूँ जो सलमान खान ने सुनना चाहिए। दादा बहुत बहुत मैं क्षमा चाहता हूँ, हमें खेद है इस बात का कि हमको रुकना पड़ा हमारे मिल्क ब्रेक के लिए, लेकिन घर के काम भी जरूरी है। तो मैं तो पूछ रहा था कि राधे फिल्म के बारे में तुझे क्या लगता है? मैं थोड़ा सा इसका ना आंसर विस्तार में देना चाहता हूँ दादा, तो 2 मिनट के लिए पीछे हट जाइए। लेकिन बहुत ज्यादा विस्तार मत कर देना उसको। डोंट गो टू मच ऑफ एनालिसिस। विल सी, आप देखिए जरा मैं क्या बोलने वाला हूँ। चल ठीक है। सलमान खान ना दादा इंडिया के भाई हैं। उनको लोग अपना सुपरस्टार मानते, हीरो मानते। ये एक भावुक दृष्टिकोण हो गया देखने का। सलमान खान एक इंसान है, ये भी एक बिल्कुल लॉजिकल सी बात है। लेकिन इस समय पे जहां पर हर किसी ने आगे आना चाहिए, हर किसी ने इस संघर्ष में साथ देना चाहिए, ऐसा नजर आना चाहिए कि हम सब इसमें एक साथ हैं, तो वो जरूर इस मौके का फायदा उठा सकते हैं अपनी फिल्म को और ज्यादा बड़े स्तर पर लोगों तक ले जाने में। वो आके कह सकते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, अगर ना कहना चाहे ना कहें, आजकल शॉर्ट वीडियोस यूट्यूब कहीं पे भी आप आके अपनी टीम के साथ बैठ के कह सकते हैं, क्योंकि भाई कोरोना की स्थिति जैसी चल रही हमारे देश में वो आप देख ही रहे हैं। तो हम इस बात का निर्णय ले रहे हैं कि ये फिल्म को थिएटर में अब रिलीज ना करके सिर्फ जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि रिलीज होने वाला फोन में होगी, और जितने जल्दी कोरोना का संघर्ष खत्म हो जाएगा उसके बाद इस फिल्म का आनंद लेने के लिए आपको सिनेमा घरों में भी आने का मौका मिलेगा। बताइए कितना ज्यादा समय लिया मैंने आपका? ज्यादा चैलेंज मत किया करो आप मेरे को ऑन एयर। नहीं, वो आपकी पुरानी आदत है मुझे पता है, लेकिन आई थिंक यही करना चाहिए। हाँ, आई मीन ये पता भी नहीं कि थिएटर खुलने वाले हैं कि नहीं खुलेंगे। मुझे तो डाउट है थिएटर्स खुलेंगे मई में। तो आई थिंक क्या बेसिस पे फिल्म रिलीज का अनाउंसमेंट कर दिया, और जबकि सारे इवेंट्स है इंक्लूडिंग IPL हैज गॉट, सब रुक गया है। तो खैर एक जस्ट थॉट था, मतलब नथिंग, वो तो अप टू द प्रोड्यूसर्स कि उनको जो ठीक लगता है करेंगे, पर मेरे लिए ऐसा आप जो कह रहे हो ना दादा, जितनी जानकारी है इस विषय पे, उनका पहले भी प्राथमिकता यही थी कि वो OTT प्लेटफॉर्म पे ही करेंगे। नहीं, उनका सलमान का ईद के वक्त अच्छे दिन पे उनकी रिलीज होती है, तो वो हमें ट्रेडिशन रहा है हमेशा। रिमेंबर हम नागपुर में थे तो दबंग भी ईद के वक्त ही रिलीज हुई थी उस टाइम पे। हमेशा का उनका है दादा कि ईद का तोहफा लेकर आया हूँ मैं आप सबके। हाँ, अच्छा दिन है, बट इस वक्त मुझे लगता है कि माहौल वैसा नहीं है हर साल पिछले सालों की तरह। तो जस्ट अ थॉट, आई मीन अल्टीमेटली उनको जो करना वो करेंगे, उनको जो ठीक लगता है वही करेंगे वो। बट
एज अ ऑब्जर्वर मुझे लगा कि आई थिंक नहीं, सलमान के साथ तो दादा दोनों चीजें, ही इज अ ह्यूमन बीइंग एंड ही इज बीइंग ह्यूमन। तो वो जरूर से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इसको रिलीज करेंगे, और थिएटर्स में तो क्योंकि भाई अभी संभावना ही नहीं लग रही। इनफैक्ट अगर अपन आज ही देखें तो सब अखबारों में है कि भाई जो के विजय राघवन हमारे गवर्नमेंट के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं, उन्होंने कल मिस्टर मोदी और टीम मोदी को भाई चेतावनी दी है कि हमारे यहाँ थर्ड फेज बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। अभी हमने सेकेंड ही नहीं संभल रहा है दादा। तो उन्होंने काफी ज्यादा मतलब इस बात को रखा है सामने सरकार के कि भाई थर्ड फेज के लिए हमको तैयारी अभी से करके रखनी पड़ेगी, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम यहाँ पे ऑफ कोर्स डरने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा सावधान होने की कि भाई अपने घर में रहो, अपने से काम रखो, और आगे भाई जो हमें सरकार बता रही है उसको आंख बंद करके फॉलो कर। हाँ, सुना ये थर्ड वेव वाला जो चल रहा है, आज मैंने सुना था, चालू था न्यूज में, लेकिन आई फील ना कि ये थर्ड वेव फोर्थ वेव, सी आई एम नॉट, मैं अथॉरिटी नहीं हूँ इस मामले में, ऑब्वियसली मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, बट आई थिंक सेकेंड वेव के बाद में ऑलरेडी लोग काफी गवर्नमेंट्स वगैरह तैयारी कर रहे हैं, तो विल बी मच बेटर प्रिपेयर्ड। एंड वैक्सीनेशन कमिंग, जून जुलाई तक तो वैक्सीन भी फुल फॉर्म में आ जाएगी ना। तो अनलेस ये जो वायरस है अपना रूप बदल के आए, कि मतलब कुछ और चेंज हो जाए उसका, और बोलते ना अलग अलग बोलते ना वेरिएशंस होते हैं ना, ऐसा कुछ करके आ जाए तो फिर पता नहीं। लेकिन सेकेंड वेव डेफिनेटली जून तक तो हम काफी कंट्रोल कर लेंगे उसको, और सब हमारे हाथों में है। जितना हम सावधान रहे, जितना ज्यादा हम संभल के चले, क्योंकि होना हमको ही है। एब्सोल्युटली अमन, सी वो सदगुरु ने सही कहा था कि आप समझ लो कि आपको बचना है, एंड देन यू एक्ट अकॉर्डिंगली। सोशलाइजिंग नहीं करना है, हाथ धोना है, मास्क पहनना है, वगैरह वगैरह जो है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इम्यूनिटी बढ़ाना है। मैं भी जब सुबह जाके दूध, अभी यहाँ 11 बजे के बाद सब बंद हो जाता है ना मुंबई में, तो मैं सुबह जब दूध लेने जाता हूँ मेरे घर का, दूध गर्म होता है ना, मैं तो तुरंत मैं गर्म दूध को ही मैं थोड़ा हल्दी करके पी लेता हूँ सुबह सुबह। क्या बात, बिकॉज कि यार ये हल्दी है, ये जो चीजें हैं जो हमारे दादी हमें दादी जो थी हमारी, वो हमें पिलाती थी, खिलाती थी, दादी के नुस्खे जो होते थे ना, वो हम भूल गए थे, हम सब भूल गए थे। फॉर द लैक ऑफ दिस थिंग, हम बर्गर और पिज्जा में इतने व्यस्त थे कि मतलब हम वी फॉरगॉट कि हमारा भी एक इंडियन जो रेसिपी थी दवाई की, आई थिंक वो बाहर निकल के आ रहा है सब अभी, एंड इट्स गुड। नहीं, और अच्छा भी है दादा, दादी के नुस्खे ही से भी काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि दादा के नुस्खे तो काम में आ रहे हैं। हमारे दादाजी के नुस्खे तो यानी मतलब सब लोग ड्राई डे सेलिब्रेट कर रहे हैं एवरी डे, तो ऑफ कोर्स हमें दादी के नुस्खे ही अपनाने पड़ेंगे। बट द पॉइंट इज दादा कि मुझे लगता है कि इनफैक्ट मैं आज ऐसे ही देख रहा था, और देखते देखते मैं कई चीजें स्क्रॉल डाउन कर रहा था, और मैंने देखा तो इतना अच्छा लगा दादा कि कई बार मेरे को लगता है एक थोड़ी सी बेबसी यहाँ पे इसलिए भी हो रही दादा कि हम डायरेक्टली लोगों की मदद नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग क्या है, अपने ही लाइफ में बेचारे, अपने ही घरों में, जिनमें वैसे भी उनको रहने की आदत नहीं है, वहां पे बंद के रहना पड़ रहा है जहाँ पे लॉकडाउन चालू है अभी। और इस बीच वो इतना अच्छा मोमेंट था जब मैं गवर्नमेंट की एक वेबसाइट पे पहुंचा, और उन्होंने इतने अच्छे आंकड़े दिए हुए हैं कि जो यूजुअली इजिली अवेलेबल नहीं है बाहर, और उसमें जो यू वोंट मतलब बिलीव कि जो प्रधानमंत्री कल्याण योजना, गरीब कल्याण योजना इन्होंने कोरोना से डील करने के लिए जो चालू की थी अभी 1 साल पहले, उसको मई और जून के लिए भी एक्सटेंड कर दिया था। इस स्कीम के अंतर्गत हर एक ऐसे परिवार में जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके हर एक सदस्य को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है दादा। सही है, गुड, वेरी गुड। 5 किलो अनाज में मतलब इस तरह से है शायद कि 2 किलो चावल है, 2 किलो दाल है, और 1 किलो दाल है और 2 किलो गेहूं है। एक मेंबर को, अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं तो 5 को मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और आपको बता दूं मैं, जो सरकार के आंकड़े हैं उसमें अभी तक इस स्कीम का फायदा, मालूम है, गैस करिए, एक नंबर गैस करिए, मेरे लिए कठिन होगा आपके लिए करना, कितने लोगों को लाभ पहुंचा है इससे?
25 करोड़। बहुत बढ़िया, आप काफी करीब हो। 90 करोड़ लोगों को फायदा मिला है दादा। अरे वाह, वेरी गुड। 90 करोड़ लोगों को मई के महीने और जून के महीने में भी फायदा मिलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि हम कल ही कह रहे थे दादा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सारे जितने अभी क्रिटिसिज्म्स हो रहे हैं उससे ऊपर उठ के और बेहतरीन काम करना पड़ेगा, और वो लोग कर रहे हैं। अब हाँ, कुछ ऐसा वेस्टेड इंटरेस्ट जरूर है कि जो अच्छे काम अभी हाईलाइट नहीं हो रहे, और गवर्नमेंट भी बॉदर्ड नहीं है दादा, वो भी कुछ बताना नहीं चाह रही है। मतलब उन्होंने अपने जहां जहां उनको लिखना था, बस मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, जहां जहां उनको लिखना था उन्होंने लिख दिया है। 2-3 जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने अभी पिछले 3-4 दिनों में देखी है उसमें कह दिया है। यानी कोई आके ऐसे हीरो बन के क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा है, ना कोई बताना चाह रहा है कि हमने बहुत किया आपके लिए। आई थिंक सरकार जो करती है, चाहे स्टेट की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, अच्छा ही करती है, गलत कभी नहीं करेगी वो जान के। बट आई थिंक इस वक्त प्रायोरिटी इज वैक्सीन। समहाउ एवरीबडी शुड फोकस ऑन गेटिंग द वैक्सीन स्टॉक इन ऑर्डर। तो जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाएगी उतने ही आपके चांसेस है कि वायरस के स्प्रेड होने के। दैट इज आई एम श्योर, हम जो बोल रहे हैं आई एम श्योर कि सरकार को हमसे बहुत ज्यादा पता है, तो वो लोग अपना काम कर रहे हैं, तो उनको अपना काम करना। तो लेकिन आज एक बड़ी खबर थी जो शायद तूने ध्यान में पड़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया था 50% रिजर्वेशन का। दादा बीच में आपकी आवाज थोड़ी देर के लिए गई थी, एक बार फिर से। 50% से ज्यादा क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? फिर से एक बार बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देंगे। हाँ, ये डिसीजन निकला। हाँ, ये तूने आज पेपर पढ़ा ही नहीं क्या सुबह से आज? दादा पेपर में नहीं उठा पाता हूँ, मुझे माफ कीजिएगा इसके लिए, क्योंकि मेरे पास इतनी किताबों का बोझ ऑलरेडी है कि मैं उनमें ही दबा हुआ हूँ अभी। इंदिरा साहनी जजमेंट था दादा, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग किया था कि 50% से ज्यादा सीट्स आप किसी भी राज्य में रिजर्व नहीं कर सकते, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसका कारण ये है कि उनको ये लगा कि ओपन कैटेगरी की सीट्स जो हैं उनके साथ फिर ये अनफेयर होगा। ट्रू। लेकिन हर राज्य की कहानी अलग है। कई सारे ऐसे सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है अलग अलग राज्यों में जो किसी न किसी वजह से दे हैव सफर्ड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज या फिर सोशल डिसएडवांटेज। तो उन लोगों को वापस से समाज में सही जगह पे लाने के लिए ये रिजर्वेशन प्रणाली थी, जिसमें एससीज को शामिल किया गया, एसटीज को शामिल किया, ओबीसी को शामिल किया। लेकिन उसके बाद भी कई सारे ऐसे पॉकेट्स, कुछ स्टेट्स हैं, जैसे मेरा मध्य प्रदेश, आपका महाराष्ट्र, इसके अलावा नीचे साउथ में भी ये मसला है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे नहीं पता किस स्टेट में। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने, जैसे आपके यहाँ मराठास का ये सीन है, हमारे यहाँ ओबीसी पॉपुलेशन का सीन है। मध्य प्रदेश में दादा एक आंकड़ा ये लोग सरकार देती है, 50% से ज्यादा लोग ओबीसी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला कि भाई इनको रिजर्वेशन हमको ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी यही हुआ है कि हाई कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को क्वॉश कर दिया और वो केस अभी भी पेंडिंग है। अच्छा। क्योंकि वो 50% के ऊपर कोई भी अभी सहमति नहीं दे रहा है कि हमको 50% के ऊपर नहीं जाना है। नहीं, वो तो आज सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया, ऑफिशियली मना कर दिया कि अब होगा ही नहीं है, और उसको रिव्यू भी नहीं करेंगे वो लोग। और 5 बेंच की जज थी, तो बहुत बड़ा, मतलब 5 बेंच की जज मतलब बहुत बड़ा होता है, बड़ा बेंच है ये। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हुई ना दादा, बिल्कुल सही। 5 जजेज हैं, मतलब वो बहुत बढ़िया एक बेंच ने फैसला लिया है। हाँ, ये क्योंकि दादा ये ऐसा इशू है जो मतलब लगभग इंडिपेंडेंस के बाद से ही कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म में चल रहा है। और इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन अफेक्ट होती है, इसलिए सरकारें भी बहुत ही कॉशन के साथ इस पूरे इशू को हैंडल करती है कि वो किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं। तो वील सी आगे कैसे होता है। बट सुप्रीम कोर्ट में एक और बहुत अच्छा आज घटना हुई है कि आज या कल हुआ है ये, मैंने जस्ट उसको आपसे बात करने के पहले मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ कि भाई क्या नजर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि अखबार खोलता हूँ ना दादा तो मेरे साथ इशू ये है कि फिर आई नीड टाइम, के लिए टाइम चाहिए। उसको फिर मैं हर एंगल से देखता हूँ। अगर इलेक्शन कमीशन का कोई न्यूज है तो मेरे को वो पूरा स्टडी करना है, फिर मेरे को इलेक्शन कमीशन भी स्टडी करना है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। इसलिए आई डू नॉट पिक न्यूज पेपर अभी इस मोमेंट पे। ये क्लैरिफिकेशन देने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन वाला इशू जो चल रहा है ना, जिसमें महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने, मद्रास के हाईकोर्ट ने काफी ज्यादा निंदा की है इलेक्शन कमीशन की। तो इलेक्शन कमीशन मदद मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा कि हमको ऐसा नहीं बोल सकते भाई। तो वो केस की हियरिंग के समय ही
इलेक्शन कमीशन जो कि ऑलरेडी हीरो नंबर 1 बन चुका है इंडिया में, उसने ये कहा बड़ा लिबरल होके कि जो आप कहते हो कि नहीं नहीं, वी आर नॉट बॉदर्ड बाय मीडिया, मीडिया को सभी एंगल्स दिखाने चाहिए। जबकि उनकी इतनी निंदा हुई है दादा इलेक्शन कमीशन की, किसने किसने क्या क्या नहीं बोला इलेक्शन कमीशन के बारे में, पर उन लोगों ने आके कोर्ट में ऑफिशियल स्टैंड ये दिया कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देखिए ना दादा, इलेक्शन कमीशन कितना बड़ा हीरो साबित हुआ है। एक बड़ा प्लान चल रहा था पीछे दादा, अगर बीजेपी बंगाल जीत जाती तो ये लोग पोर्ट्रे क्या करते कि इलेक्शन कमीशन इज फिक्स्ड। और आपको मालूम है इसका इम्प्लीकेशन क्या होने वाला? कुछ क्वार्टर्स में ये बात हो रही है कि अमेरिका भी इसमें हाथ नहीं भरता। ओके, अमेरिका का, क्योंकि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट प्रो मोदी दादा, ये सबको समझ में आ गया है। दे आर नॉट हेल्पिंग मोदी, वो ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। और ये यानी मतलब अपने यहाँ के इलेक्शन सिस्टम का मजाक इंटरनेशनली बनाने का ये लोग का पूरा प्लान था। नहीं देख, होना तो देख, वो अजम्पशन, प्री अजम्पशन और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत होती है, बट फाइनली तो यही था कि भैया जो कायदे से जीता वो जीता, टीएमसी जीती कायदे से, सरकार बना ली उन्होंने अपनी, और बीजेपी ऑपोजिशन पे है। और फाइनली हम मतलब पॉइंट ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो वर्डिक्ट दिया उसी की बात हो रही थी। बट सी अल्टीमेटली ना, जो सिस्टम है वो बराबर काम करता है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन, लोग गलत नहीं करेंगे दादा। आपका ये कहना सही है, मेरा ये मानना सही है, पर आपको मालूम है हमारे यहाँ की जो जनता है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं जानती है, बहुत गलिबल है। नहीं ठीक है, वो नहीं जानती है, ठीक है, उनका परसेप्शन है, उनको जानना चाहिए, वो जान लेंगे, वो अलग बात है। और कैसे उसको जानकारी प्रेजेंट करती है मीडिया, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। बट अल्टीमेटली वी ट्रस्ट मीडिया, आई मीन वी ट्रस्ट द सिस्टम है, ऐसा नहीं कि नहीं, वो पॉइंट मैं आपको इसलिए बोला कि आपको मैं बहुत दूर का एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, मैं अपने कजन का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको। अभी ये जो पूरा 2019 के इलेक्शन के बाद भी इन्होंने थोड़ा सा बोलना शुरू किया था कि नहीं ये तो रिग्ड था, हा? और जो बीच में और 2-3 इलेक्शन हुए उसमें मीडिया ने भी इस बात को सपोर्ट किया कि इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह। उससे सोचो मेरा गलिबल कजन मुझे क्या बोलता है, मैं उसको बता रहा था कि नहीं यार, पॉइंट ये है कि अगर बंगाल में उन लोग जीतते हैं ना तो इट बी अ बिग विन। तो वो क्या बोलता है, अरे नहीं भैया, इलेक्शन तो ऐसे ही होते हैं, वो तो सेटिंग होती है, वो तो मोदी जी जीत जाएंगे। सही बोला तू। एक आम जनता दादा जो है बेचारी, उसको जो सुनने मिलता है ना वो लगभग उसको मान लेती है कि हाँ भाई इलेक्शन कमीशन तो अब फिक्स हो गया है, वो मोदी जी जहां जीतना चाहते हैं वहां जिताते हैं। ये गलत बात है, इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि ध्यान रखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बहुत ही गरिमा से भरा हुआ इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, जो सरकार के किसी भी अंग के अंदर काम नहीं करता है, सरकार से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। सारा काम इलेक्शन कमीशन खुद करता है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, थोड़ी सी मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनका सिलेक्शन भले ही कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फाइनलाइजेशन वही करते हैं, लेकिन एक अपना मेथड बना हुआ है कि जो सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट, अगर मान लो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जगह खाली है, उस वक्त ऑल ओवर इंडिया में ये देखा जाता है दादा कि सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट कौन है, कौन आईएएस अधिकारी है, तो उनको ये अवसर दिया जाता है। और वो आके बिल्कुल, और सबसे बड़ा प्रमाण इस बात का दादा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ फेयर इंस्टीट्यूशन, 1950 में ये बना है, तब से लेके अभी तक हमेशा ऐसा हुआ है कि जो रूलिंग पार्टी थी, जो डोमिनेंट पार्टी थी, वो इलेक्शंस में हारी है। इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन ले लो आप, जो 1976 के इमरजेंसी वाले समय पे हुआ था, या फिर उसके बाद 2004 में जब अटल जी, इतने स्ट्रांग थे अटल जी, यानी लग रहा था कि बहुत बड़ा मूवमेंट इंडिया को बहुत आगे ले जाने का चल रहा है, और उस समय तो उनकी हार। और यानी मतलब जो 2014 में आपने देखा कि कांग्रेस वॉज अ पावरफुल पार्टी, लेकिन कहाँ रोक पाई इलेक्शन कमीशन को, जो रिजल्ट था भाई वही रिजल्ट बना। ये बात तो है यार, तो बहुत अच्छा हो रहा है दादा। लेकिन आपकी कंगना रनावत का क्या हुआ दादा? यार उसको ट्विटर से निकाल दिया। नहीं, हाँ, सुनिए, कंगना को ट्विटर ने रन आउट कर दिया। मुझे लगता है ना ये नेशनल न्यूज नहीं होनी चाहिए, ये पता नहीं कौन लोग है, कंगना रनावत ट्विटर
आई मीन हु केयर्स, कम ऑन यार। आई मीन एक एक्टर है, वो जो मन में आया बोलती है जिसको, और उसको अगर निकाल दिया तो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। व्हाट द हेल यार। आई मीन आई डोंट बाय दैट। मुझे लगता नहीं कि वो न्यूज होनी चाहिए या किसी ने उस बारे में बात करनी चाहिए। एकदम जितना ज्यादा बात करोगे उसके बारे में उतना ही उसको इम्पोर्टेंस मिलता है, उतना ही लोग फिर बात करते हैं। निकाल दिया ट्विटर से, अच्छा ही निकाल दिया। मैं तो सुनता भी नहीं था। तो सुनता था उसको कभी ट्विटर में? नहीं, मैंने तो ज्यादा ट्विटर कभी मेरी जिंदगी में जमा ही नहीं। उस नदी पे पानी पीने अपन कभी गए नहीं। ट्विटर में मैं देखता रहता हूँ ट्विटर, लेकिन आई डेफिनेटली फील यू नो कि मैं तो कंगना का मैंने ट्वीट आज तक पढ़ा नहीं, तो मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा वेदर वो है या नहीं है ट्विटर पे। जिनको फर्क पड़ा होगा वो रो रहे हैं, एंड आई डोंट केयर फॉर देम। इनफैक्ट मैं जब देख रहा था वही वाला पीस, उसके बाद मैंने कुछ ऐसे एकदम से मन में आया कि यार चलो अपन देखते हैं। और कल यानी मतलब ट्विटर की वजह से आपके शेखर गुप्ता जी बड़े व्याकुल थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनके अंदर बड़ी इंसानियत जागी, और थोड़ी देर के लिए उन्होंने इंडिया से फोकस चाइना पे लेके गए। चाइना का एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है वेबू नाम से, वेबू या वेबको नाम से, जो वहां का ट्विटर जैसा है। अच्छा। उस पे एक जाहिल आदमी ने एक फोटो लगाई जिसमें वो चाइना ने अभी रिसेंटली कोई रॉकेट लॉन्च किया है या कुछ करने वाला है जो स्पेस स्टेशन से संबंधित है। उसका विजुअल डाला, लिखा नीचे चाइना, और बाजू में उसने वही जो शर्मनाक तौर पे हमारे यहाँ से तस्वीरें जो रिलीज हुई हैं कि मतलब चिताएं जल रही हैं और नीचे लिखा इंडिया। और ये काफी ज्यादा वहां पे मतलब काफी लोगों ने शेयर किया उधर। फिर एकदम से उनको सेंसिटिविटी शायद लगी होगी इस मसले की, तो उन्होंने हटा दिया। लेकिन उसके बाद फिर पोस्ट होना शुरू हो गया, तो शेखर जी ने उसको पकड़ा और वो काफी देर बात की है, तो मैं पूरी बात तो उनकी सुन नहीं पाया क्या बोल रहे थे, लेकिन फाइनली वो चाइना को थोड़ा सा मतलब कह रहे थे सेंसिटिविटी की बात जब आती है। फिर मैंने क्या किया, मैं बोला कि यार यहाँ पे ये वेबको क्या चल रहा है, क्यों नहीं ये लोग ट्विटर यूज कर रहे हैं। तो इतनी खुशी हुई दादा आज अपने भारत देश पे, मुझे बोलने वाले कुछ भी बोल रहे हमारे भारत देश के बारे में। मैंने सिर्फ डाला गूगल पे कि यार द लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स बैंड इन चाइना। आप जितनी वेबसाइट्स अभी यूज करते हो ना दादा, सब बैन है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल, ऐसे देश को चाइना को मतलब लोग बढ़ावा देते हैं, चाइना की बातें करते हैं, और हमारा देश जो यहाँ पे इतनी स्वतंत्रता दे रखी है कि आप कुछ भी दिखा सकते हो, कुछ भी विजुअल चला सकते हो, और उसका सम्मान नहीं करते। तो मेरे को स्पाइडरमैन 1 का डायलॉग याद आ रहा है, पीटर पार्कर वाला, जो उसको समझाया जाता है जैसे उसके पास पावर्स जाते हैं कि विथ पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेयर इज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, आई थिंक वो दे वांट टू एंजॉय, एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय द पर्क्स बट डजंट वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्या बात, बी आंसरेबल फॉर इट। तो वो तो हमेशा ही रहता है। लेकिन आज ना मैं शाम को ना मैं गाने सुन रहा था यूट्यूब पे। क्या बात। और मैंने राजेश खन्ना की मूवी आनंद देखना शुरू की। वो तो सदाबहार मूवी है, मतलब ऋषिकेश मुखर्जी की जो मूवी है वो अमेजिंग है ऑब्वियसली। तो शुरुआत की और आई वाज वेटिंग फॉर हिज एंट्री, जैसी एंट्री आती है उस पिक्चर में, तो नो अमिताभ बच्चन भी है वो रूम पे है नो, तो वहां रोक के मैंने पॉज कर दिया। देन अगेन आई केम बैक एंड आई केम आउट टू स्पीक टू यू। बट इस मूवी का रेलेवेंस तब भी था, आज भी है, और आज ज्यादा है इन दिनों में, राइट? मतलब उस बंदे को पता है कि वो 6 महीने में मरने वाला है, फिर भी किस तरह से जीने की कोशिश करता है वो, यू नो। आई थिंक आज के लिए कितना रेलेवेंट है वो। तुझे क्या लगता है? मैं तो दादा बहुत वीक हार्टेड हूँ इस मामले में। कुछ फिल्में हैं जिनको मैं कभी देख नहीं पाता। ओके। एक ऐसी कलोना वो है, आनंद है, कि मेरे को पता है कि इसमें क्या होने वाला है एंड में, और वो पहली बार जब भी मैंने देखी है मैं रोया हूँ दादा लिटरली। तो इसलिए ना मैं बड़ा डरता हूँ। लेकिन सचमुच ये अकल्पनीय है असल में कि जिनको जीवन में इतना कम समय दे दिया जाए। और मेरे ख्याल से
ये बड़ी अजीब बात है कि जिन्हें पता चल जाता है कि तुम्हारे पास समय कम है तो वो देखो कैसे खुशी खुशी जीवन को जीते, और हमारे पास यहाँ जहाँ पता है कि सर्टेन है कि भाई अभी कुछ होना नहीं है, तो हम यानी मतलब पूरे टाइम यानी मतलब हमको सिर्फ रोना है, आंसू बहाना है, सिर्फ क्रिब करना है कि भाई ये वैसा वगैरह वगैरह। तो आई थिंक वी शुड टेक इंस्पिरेशन कि भाई जितना समय हमारे पास है करके फटाफट निकलो और बढ़िया से बढ़िया काम करो। वो डायलॉग था ना गब्बर का, जो डर गया समझो मर गया, तो वही सीन है सर। क्या बात है, क्या बात है। नहीं सही है दादा, जो डर गया समझो मर गया। इनफैक्ट आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आज कई सारी ऐसी चीजें देखी। तो वो चाइना वाले इशू पे दादा मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है कि आप ज्यादा वो देश होगा दादा वो जो गूगल नहीं यूज करने दे रहा लोगों को अपने। See, that is how China is. उन्होंने क्या किया है, बाकी दुनिया के जो प्रोडक्ट्स है ना, आप वहां जाके बेच नहीं सकते हो, खुद की मोनोपोली क्रिएट कर दी है वहां पे। जैसे वहां पे अमेजॉन नहीं, वहां पे अलीबाबा है, राइट? करेक्ट। तो दैट इज हाउ कंट्री वैसी ही है। मतलब हमारे यहाँ इतनी आजादी दी गई है, इतना सब कुछ, हम अमेजॉन पे जाके चीजें बेच सकते हैं, हम विदेशों में जा सकते हैं अपना व्यापार करने के लिए। हम अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं दादा। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ इतना अच्छा मुझे लग रहा है, कल्चर डेवलप हो रहा है वापस, पॉप इज कमिंग बैक। याद है आपको, माना कि तू साथ नहीं है मेरे दिल के पास नहीं है, क्या क्या गाने बने थे दादा उस समय 90s में, याद है आपको? कितने बेहतरीन बेहतरीन पॉप सॉन्ग्स आते थे जो एकदम से बंद हो गए थे। अभी एक वापस वो कल्चर उठ रहा है दादा। इनफैक्ट पिछले 1.5 साल में मैंने देखा है कि इतने सारे पंजाबी सिंगर्स, यंग बंदे सामने आ रहे हैं, अपने वीडियोस बना रहे हैं और यूट्यूब पे उसको एडवर्टीजमेंट के थ्रू भेज रहे हैं। इनफैक्ट मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हमारे ही चैनल पे टी सीरीज का एक नया सॉन्ग आया और मेरे को, मैं उस बंदे का फैन हूँ भाई, है ना। मतलब मैं फैन इसलिए हूँ क्योंकि मैंने उसकी ग्रोथ देखी है। आपने सुना है क्या नाम गुरु रंधावा का? हाँ, अरे इज अ वेरी फेमस सिंगर यार। आई वॉज नॉट इन टच क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल से, आपको पता है, अपने एजुकेशन कैंपेन पे जब काम कर रहा था तो मैंने ये सब चीजें फॉलो नहीं की। लेकिन बीच में वंस इन अ वाइल मेरे को इसका नाम आता रहता था। तो इतने कम समय पे जो पॉपुलैरिटी उसने गेन की है, उसने ना दादा एक अभी पॉप सॉन्ग बनाया है, रोमांटिक गाना टाइप का है वो, और टी सीरीज ने उसको मतलब ऑफ कोर्स अपना टी सीरीज भी बहुत अच्छा काम करता है दादा कि वो प्लेटफॉर्म देता है नए बच्चों को। और तो गुरु रंधावा का गाना ये जो है आज जो जिसको मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। 3.5 मिनट करीबन का था और मैं पूरा थॉरोली उसको एंजॉय किया। ओके, कौन सा गाना था? और उसका कारण मेरे ख्याल से उसकी सिंगिंग से कहीं ज्यादा उर्वशी रौतेला है। अच्छा, तो यू लाइक द वीडियो, तेरे को वीडियो अच्छा लगा, गाना अच्छा नहीं लगा तेरे को? मतलब वीडियो में भी स्पेसिफिकली उर्वशी रौतेला। हाँ, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, नो डाउट अबाउट इट। मुझे पता भी नहीं वो क्या है था। आई हैव दिस इमेजिनेटिव वर्ल्ड जहाँ पे आई डोंट नो कि व्हाई आई लाइक हर। नहीं, तो अकेला नहीं है, देयर आर मेनी पीपल हु लाइक हर। देखिए मैं अकेला हूँ जिस तरीके से मैं उसे देखता हूँ, बाकी सब भी देखते होंगे। देखने के लिए तो लोग नोरा फतेही को भी देख रहे हैं टिकटॉक पे। लेकिन उर्वशी रौतेला एज अ मैजिक यार, वो पता नहीं, मैजिक तो आया कम से कम एक शब्द। आपको क्या लगता था, क्या स्पेशल है उसमें? आई डोंट नो, आई मीन इतना ध्यान से देखा नहीं मैंने उनको, बट शी इज ब्यूटीफुल, आई मीन नो डाउट अबाउट इट यार। शी इज ब्यूटीफुल एंड शी इज गुड एक्ट्रेस, शी नोज हाउ टू डांस, शी इज अ गुड परफॉर्मर, आई मीन ऑब्वियसली शी इज देयर, शी इज अप देयर डेफिनेटली। नहीं, और मुझे लगता है कि जो पॉप कल्चर वापस आ रहा है दादा, इसमें हमारे पास कई सारे नए टैलेंट्स आने वाले हैं जो पंजाब के सिंगर्स हैं। पॉप कल्चर बोलता है ना, दिक्कत पता है क्या हो गई है इन दिनों में? फिल्मों में गानों, जो पहले टिपिकल गाने आते थे ना फिल्मों में, वो भी कम हो गए हैं। अच्छा। दिक्कत ये है कि आजकल की फिल्मों में गाने जरूरत है तो ही आते हैं। बहुत सारी फिल्मों में गाने आते ही नहीं, अगर जरूरत नहीं है तो एक हाथ गाना आ गया तो आ गया। इट्स नॉट लाइक 10 साल पहले की फॉर्मेट बन गया था कि 5 गाने चाहिए, वो 5 गाने फिर म्यूजिक इंडस्ट्री खरीदती थी उसको वगैरह, वो खत्म हो गया अभी। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ मोर हॉलीवुड काइंड ऑफ फॉर्मेट, जहाँ पे स्टोरी इंपॉर्टेंट है। अगर स्टोरी में गाने की जरूरत है, गाना आ भी गया तो छोटा सा गाना आएगा, निकल जाएगा। वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। इसमें क्या होगा कि सारे म्यूजिक लेबल की का उनका काम बंद हो जाएगा, उनका धंधा बंद हो जाएगा अपेरेंटली। तो टू काउंटर दैट
I feel, I may be wrong, but I feel that to counter that, they are starting this single label, single songs, जो 90s में तो बोल 90s में तो कहा था नहीं आते थे, शान का गाना आया था 90s में, तो वो वापस क्यों आ रहा है? बिकॉज फिल्मों में ये गाने कम हो गए हैं, तो दे आर ट्राइंग टू रिवाइव दैट ओल्ड फॉर्मेट ताकि गाने का रेलेवेंस रहे। नहीं जरूरी है, अगर आप भाई एक बेहतरीन सिंगर अपना दोस्तों को इकट्ठा करके मस्त गाना वाना बनाइए, लेके जाइए, लोग आपको ओपन दिल से स्वीकारेंगे। और मेरे ख्याल से यूट्यूब ने इतनी अपॉर्चुनिटीज दे दी है दादा कि आप मतलब ऑफकोर्स अगर आप आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, गायक हो तो बहुत ही अच्छा है। 3 मिनट का बढ़िया अपना गाना रिकॉर्ड करो, शूट करो, अपलोड कर दो, लेट द वर्ल्ड गेस योर प्रोडक्ट, उनको जज करने दो मतलब कि कैसा है आपका प्रोडक्ट। यस यस यस, आई मीन आजकल इतने प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं ना कि यू डोंट हैव टू डिपेंड अपॉन अ कंपनी और सम ऑर्गेनाइजेशन की यार वो करेगा तो ही हम सक्सेस रहेंगे। आप खुद भी शुरू कर दो और यू विल गेट लॉट ऑफ ट्रैक्शन, लॉट ऑफ हिट्स ऐसे ही, एंड दीस पीपल विल कम टू यू, या फेमस हो गए भैया अभी आप आइए हमारे पास, विल साइन यू। नहीं, और ये चाहिए था दादा हमको। हमने कितनी बार चर्चा की है कि यार लोग टैलेंटेड हैं पर अपने अपने 3 BHK और 2 BHK में मुंबई में बैठे हुए हैं, एंड नो वन अप्रोचेस देम, कोई उन तक पहुंचता नहीं है। बट फाइनली एक बार फिर से मुझे दिखा पॉजिटिवली ये होते हुए कि लोग जो टैलेंटेड हैं, कितने सारे एग्जांपल्स मैं आपको गिना सकता हूँ, अभी गिनाऊंगा नहीं क्योंकि हमारे पास और बहुत सारा है बात करने के लिए अभी, लेकिन इतने सारे एग्जांपल्स है जहाँ पे बड़े बड़े एंटरप्राइजेस अब लोगों के पास पहुंच रहे हैं कि हाँ यार आपका एक प्लेटफॉर्म है और हमको इसमें हमको आपके साथ शामिल होना है और हम अच्छा करना चाहते हैं आपके साथ। तो बहुत ही अच्छा साइन है दादा। और हमको सारे यंग बडिंग टैलेंट्स को बोलना पड़ेगा कि भाई आओ। इनफैक्ट वो हमारी फ्रेंड के बारे में भी मैं उस दिन बात कर रहा था कि शी वाज जस्ट अ पोएट और उसने अपनी पोइट्री करना शुरू की तो उसके कुछ वीडियोस को यानी यूट्यूब पे क्रेजी लाइक्स मिले और व्यूज मिले भाई। हाँ, आई मीन शी इज ऑब्वियसली टैलेंटेड बट बिकॉज नाउ उसने अपने यूट्यूब में डाल दिया है सारे वीडियोस और थ्रिलर वगैरह, तो शी इज गेटिंग द वर्ल्ड इज हर ऑडियंस नाउ। अच्छा, मेरे पास आपके लिए एक इंटरनेशनल स्कूप है। आपने उस दिन रिवील किया था कि बिल गेट्स और मेलिंडा के बीच में मतलब जमरा नहीं है, उन लोगों को डिवोर्स लेना है, तो वो उन लोगों ने ऑफिशियल कर दिया है ना। लेना नहीं, उनका हो गया है कल हो गया था उनका। हाँ नहीं, और वो जो ट्वीट भी उन्होंने कल परसों ही किया है ना शायद, सॉरी मैं थोड़ा सा दुनिया से पीछे चल रहा हूँ, लेकिन जो ट्वीट किया बहुत ही कोल्ड ट्वीट है दादा। बॉडी लैंग्वेज इस ट्वीट की बहुत कोल्ड है। तो आई मीन डिवोर्स के बाद तो बॉडी लैंग्वेज कोल्ड ही होगी भैया अगर वार्म होती तो डिवोर्स क्यों होता था उनका यार। सही है ये दादा, सही है बहुत बढ़िया। तो उसमें 2-3 वेबसाइट्स ने कुछ रीजंस अंदर से पता किए हैं कि ये रीजन हो सकते हैं। अरे सब गॉसिप होंगे यार, क्या वेबसाइट वाले क्या बोलेंगे, उनको क्या मालूम, तो ना घर जाके सुनाऊंगा क्या उनका, सब गॉसिप चल रहा है सब नहीं, लेकिन 2-3 तो बिल्कुल सही है दादा। एक में से मतलब जो मेरे को लगातार मैं आपको बोल रहा हूँ कि वी शुड मेक दिस अ पॉइंट कि ये भाई बाहर जाए, ये लोगों के कानों तक जाए, जो हमारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं जो देश को चला रहे हैं उन तक जाए। जिसमें एक पहला रीजन उन्होंने दिया है कि बिल गेट्स अपना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, यानी वो इतना ज्यादा एनग्रोस्ड थे अपने काम में कि शी फेल्ट लेफ्ट आउट। नहीं यार, ये जितने भी रीजंस है आई विल नॉट बाय देम एट ऑल, बिकॉज ये किसी ने लिखे हैं अज्यूम करके, आई डोंट थिंक मेक सेंस। लेकिन मैं क्यों प्रशांत किशोर भी कि भाई मैं अब इस लाइफ को छोड़ रहा हूँ, मैं इस स्पेस को छोड़ रहा हूँ एंड आई वांट टू स्पेंड टाइम विद माय, ऐसा आई एम कमिंग टू अ बिगर पॉइंट कि हम जो नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट्स है, जो काम है, जो जाके हम करते हैं, या तो कैंपेन रन कर रहे हैं या तो कोई बड़ी इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं, हम इन कामों को इतना डिफिकल्ट अपने लिए खुद क्यों बना दे रहे हैं कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। मैं ये पॉइंट आपसे कह रहा हूँ। देख, वो प्रशांत किशोर ने जो कहा था ना, वो तो कुछ भी कह दिया था, उसको निकलना था वहां से, ऐसा नहीं करना, तो उसने बोल दिया कि मेरे को फैमिली में ध्यान देना, ऐसा नहीं होता है। बट प्रेशर्स आजकल ऐसे ही हैं, और इसलिए बिकॉज आप वर्क और फैमिली को आप संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए ये वायरस आया और हमें एक वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा। अगर आप घर पे हैं तो फैमिली आपके साथ में ही है,
तो यू नो देन देयर इज नो एक्सक्यूज कि आप फैमिली को टाइम नहीं देते हैं। अब तो फैमिली आपके साथ में रहती है, अब भले अपना कोने में अलग कमरे में आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप कमरे से निकलोगे तो फैमिली आपके सामने है। तो वो बहाने भी खत्म हो जाएंगे। अभी वर्क लाइफ बैलेंस, ये आई मीन वर्क लाइफ बैलेंस है, ये करना चाहिए, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि यू नो दैट विल, उसकी वजह से आप यू नो कि यू लीव एवरीथिंग एंड वही लगा वर्कहॉलिक जैसा हो जाता है ना वो तो पूरा। हाँ वही तो ना कि भाई आप मस्त, आपका काम होना चाहिए मस्त। आप 9-10 बजे तक बढ़िया ताजे हो जब पहुंच जाओ ऑफिस, आप मस्त बढ़िया रगड़ के 6-7 घंटे काम करो। 7 बजे तक भाई आप बढ़िया घर आ जाओ, 1 घंटे मस्त टीवी देखो, उसके बाद खाना खाओ, उसके बाद मस्त 2-3 घंटे बच्चों के साथ अपनी वाइफ के साथ एंजॉय करो और 12 बजे तक सो जाओ। यहाँ तो आदमी 12 बजे लोकल पकड़ रहा है आपके चर्च गेट से, बोले यार बिरार जाना है। नहीं, आई थिंक ये हर जॉब का अलग होता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तूने जो कहा कि वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत जरूरी है ऑब्वियसली, एंड हर किसी को अपनी तरह से लाना पड़ेगा वो। आई मीन तो तेरा तरीका कुछ और होगा, मेरा तरीका कुछ और होगा, किसी और का तरीका कुछ और होगा। हाँ बट लाना जरूरी है, मतलब ये बात तो है यार। और ये पूरा जो कोविड का जो सीन है, जहाँ मालूम पड़ गया भैया कि स्ट्रेस लेवल्स इतने हाई हैं हमारे जिंदगी में, और पीपल डोंट रियलाइज द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन ह्यूमन बॉडी। एक स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस इज अ वेरी पावरफुल फोर्स। तो वो जिस आदमी का रहता है ना, दैट इज द रीजन यू नो व्हाई ये जो हो रहा है समाज में जो हो रहा है। बट खैर आई मीन यू नो आई एम श्योर दादा बिल्कुल सही। वैसे नहीं सोचो कि यही सवाल मेरे मन में नहीं चल रहा कि भाई हम देख रहे हैं कि प्री मैच्योरली लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, प्री मैच्योरली लोगों के बाल झड़ जा रहे हैं, प्री मैच्योरली लोगों की आंख कमजोर पड़ जा रही है। जहाँ हमारे पूर्वज, अभी भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमको मिलते हैं जो अपने 70s में 80s में और उनका एक बाल सफेद नहीं है दादा, उनको दिखता बिल्कुल बढ़िया है। बट जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने ये ऐसा प्रेसिंग जॉब्स किए हैं, जो लगातार यू नो बाहर रहे हैं, काम किए हैं, वो 30s आते आते ही यानी मतलब दे शो द सिम्टम्स ऑफ एजिंग। तो हम यानी वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। भाई हमारी पुरानी जनरेशन कैसे सही से गुजर गई, तो हमको बस वही अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके और बेहतर करना है कि हाँ भाई नहीं, एक अच्छा कल्चर मेंटेन करो, बढ़िया सबको सब आए, काम करें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और भाई आप यू नो घर चले जाओ। नहीं, ये बोलना आसान है नितिन, बट वो प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज हर ऑफिस में चैलेंजेस होते हैं, टारगेट्स होते हैं, मार्केट में जाके वो टारगेट अचीव करने पड़ते हैं, चाहे सेल्स हो, फाइनेंस हो, जो भी हो। और हर किसी पे प्रेशर तो बहुत है, डेफिनेटली प्रेशर बहुत है। तो इट्स वेरी इजी टू से कि यू नो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बट जैसे मैंने ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ जो मूर्खों ने बातें करनी चाहिए अपने बोर्ड रूम में बैठ के, जो ये लोग करते नहीं, जिसकी वजह से ये हुआ है दादा। ये हैव गॉन थ्रू दिस। ये अंदर से गुस्सा है, पैसिव अग्रेशन है मेरा कि भाई क्यों दादा। मेरे को आप ये बताइए, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक नहीं चला रहे क्या? ट्विटर नहीं चला रहे हैं क्या उन लोग? गूगल नहीं चला रहे हैं क्या? वो लोग ऐसा कैसे कर ले रहे हैं? ये सब सारे इमेंस प्रेशर्स ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, उसके बाद भी यानी मतलब दे हैव दिस व्यवस्था कि गूगल का जो ऑफिस है वहां आपके अमेरिका में, एवरीवन यू नो इधर से उधर घूमता है साइकिल्स में। उनके पास इतने इनोवेटिव चीजें करने के लिए, वो गूगल अपनी फिल्म है, किस नाम से, वो द इंटर्न नाम से है ना, वो अपना विंस वॉन वाली, विंस वॉन और ओवन विल्सन, देखो क्या कल्चर दिखाया है उन लोगों ने। तो हम क्यों नहीं कर सकते दादा वैसा? नहीं, आई थिंक शुरुआत करनी चाहिए। आई मीन कीड़े मकोड़ों की तरह जीना भी कोई जीना थोड़ी ना होता है। क्या बात, थैंक यू दादा। अभी मेरे को लगा कि हाँ भाई कीड़े मकोड़े मत मानो भाई, इंसान है, हमारे अंदर भी एक हृदय है, एक दिमाग है, जो बेचारा थक के एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा अपनी तरफ से, तुम्हारे पास क्योंकि यू आर वेल टू डू है ना, तब तो तुम इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो, तुम गरीब आदमी तो हो नहीं। कल मैंने तेरे को 3 चीज कही थी ना, द 3 H ऑफ हैप्पीनेस। इफ यू आर हैप्पी, हंग्री एंड हॉर्नी, तो वो सही तरीका है देखने का कि अगर अभी तीनों चीज आप में है किसी भी यू नो इंसान के लिए, तो मतलब आपका तालमेल सही बैठ रहा है, यू नो। और ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है, यू नो। वर्क है, घर पे यू नो फैमिली, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी होता है, बच्चे, वही तो आर्ट है ना यार। दैट इज एन आर्ट। वो अचीव कर लिया तो दैट्स गुड यार।
नहीं, और वो मेरे को लग रहा था ये मूवमेंट जो हिस्ट्री में मैनकाइंड के आया है वो इसलिए भी आया है कि भाई थोड़ा सा रुको, थोड़ा। और मैं किसी को भी गलत नहीं कह रहा हूँ दादा, प्लीज मेरे अग्रेशन को आप रॉन्ग वे मत लीजिएगा। जो एग्जीक्यूटिव्स ऊपर तक पहुंचे हैं वो भी बहुत मेहनत करके हमारे रास्ते से ही पहुंचे हैं, और जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनके पास अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, वो लोग अलग तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने काम, और उनको भी अपना वर्क लाइफ बैलेंस ऐसे ही मेंटेन करना चाहिए कि यार जितना पार्ट हम बिजनेस ग्रोथ वगैरह पे दे रहे हैं उतना ही हम अपनी टीम पे भी दें कि हाँ भाई चलो कि ऐसे भी करना चाहिए, तो उनका भी ध्यान डाइवर्ट होगा इसमें। सी वो इंडिविजुअल कंपनी पे रहता है और इंडिविजुअल पे रहता है कि कब उसको स्विच ऑफ करना है, तो वो उस पर रहता है, वो कर सकता है बट सेकंड वो मैं वाज वाचिंग यूट्यूब पे एक इंटरव्यू, तेरा ये इंटरव्यू देने वाला वो जीरोदा करके एक मिस्टर कामत है, मुझे लगता है यंग लड़का है। अच्छा। वो कंपनी चला रहा है शेयर्स वेयर्स उस पे, जीरोदा का, आई थिंक जीरोदा कंपनी का नाम है। तो व्हाट ही वाज सेइंग कि इट्स अप टू मी, अगर मैं रिस्क लेता हूं और रिस्क लेने के बाद भी मैं सो सकता हूं तो रिस्क इज एक्सेप्टेड, और अगर ऐसे रिस्क लेता हूं जो करने के बाद मेरे को रात को नींद नहीं आती है, विच मीन्स मैं गलत कर रहा हूं, बिकॉज अफेक्टिंग माई लाइफ। इट इज सच अ ब्यूटीफुल वे टू से ना कि अगर आप जो काम कर रहे हो, अगर वो काम करने के बाद में आपको रात को नींद नहीं आती है, विच मीन्स आप गलत कर रहे हो। बिल्कुल सही था। और अगर आपने जो काम कर रहे थे थोड़ा तो यू हैव टू ऑलवेज पुश योरसेल्फ, यू कांट से कि मैं हमेशा कंफर्ट जोन में रहूंगा, ये भी गलत है। बट कंफर्ट जोन के बाहर निकलने के बाद कितना वो बाहर निकलते हो, और वो उसका निकलने के बाद जो आपको अफेक्ट होता है, रात को नींद अगर आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो फिर देन ऑब्वियसली हैव टू रीएवैल्यूएट। और स्टीव जॉब्स ने कहा था ना कि अगर आपको लगातार मतलब 5 या 6 मंडेज को अगर आपको ऑफिस जाने को अच्छा नहीं लगता है तो मतलब इट्स टाइम टू चेंज योर जॉब। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, वो तो कहे स्टीव जॉब्स ने, अगर आप 5 या 6 मंडेज को लगातार आप कहीं जा रहे हो काम करने और आपको काम पसंद नहीं आ रहा, यू डोंट लुक फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन अ 6th मंडे और 7th मंडे, इट्स टाइम टू चेंज योर जॉब। वो आखिरी वाले रेडियो स्टेशन में लास्ट के 2 साल ऐसे ही देता था। हाँ, तो आई थिंक ऐसा लगता, मालूम है कि वो याद है आपको, स्कूल में ऐसी फीलिंग आई थी मेरे को लास्ट टाइम कि अरे यार कहाँ जा रहे हैं यार, अरे यार के आऊं यार के तो इसीलिए तो फिर फाइनली मैंने बोला कि नहीं यार, लेट्स पैक आवर बैग्स, कुछ और करेंगे, कुछ और ढूंढेंगे, कुछ और नया देखेंगे। I mean that is again are you bold enough to take that risk? वो भी है ना कि क्या आप में इतनी क्षमता है कि आप वो रिस्क ले लो। हर कोई स्टीव जॉब्स नहीं होता है भाई कि उसने छोड़ दिया और उसने एप्पल खड़ा कर दिया तो वो भी एक कॉल लेना पड़ता है ना कि आप क्या आप में वो डेयरिंग है, गट्स है कि आप वो छोड़ के वही करो जो आपको पसंद है या फिर कम से कम जिसको करते समय आपको रात में नींद आ जाए, यहाँ आप बढ़िया भाई दिन भर आपने खूब काम किया और उसके बाद यू आर स्लीपिंग पीसफुली कि हाँ भाई चलो अब। लेकिन हाँ ऑफकोर्स इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि भाई सबकी कंडीशंस नहीं होती, सबके पास स्कोप नहीं होता कि हम भाई किस पे रिलाई करेंगे, अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो भाई पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो लेकिन हाँ एट टाइम्स आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि भाई हम संतुष्ट हैं कि नहीं जीवन में, हमको अच्छी नींद आ रही कि नहीं आ रही। और वो अच्छी नींद वाला तो आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि भाई अगर आप सही कर रहे हो ना तो योर बॉडी स्लीप्स वेल, वो आपको मजा आएगा अगले दिन सुबह उठने में। और जो वहां पे लास्ट 2 साल में नहीं हो रहा था मेरे को, बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट था मैं, और थैंकफुली कि भाई हमने एक थोड़ा सा बहुत जिगरा मना के निकले जरूर वहां से, तो निकलते नहीं तो फिर यहाँ पहुंचते नहीं, और अभी जहाँ आगे जाना वहां भी नहीं पहुंचते। ये बात है, टू कीप मूविंग ऑलवेज। वैसे मैंने आज अमेज़न पे एक नई फिल्म और शायद देखी मैंने आज याले भाई ये फिल्म का नाम है द फैल्कन बटर, नहीं पीनट बटर फैल्कन, पीनट बटर फैल्कन, एकदम अजीब सा नाम है। अच्छा। लेकिन वो याद है वो ट्रांसफॉर्मर का हीरो शिया लेबोफ, क्या नाम है उसका, शिया लेबोफ। हाँ, अरे वो बहुत फीचर करता है भाई वहाँ पे। हाँ वो ही इज द हीरो एंड अगेन ये वही मेन स्ट्रीम फिल्म नहीं है, थोड़ी हटके है। इट्स अबाउट अ गाय, अबाउट अ यंग किड जिसको डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम इज अ मेंटल डिसेबिलिटी वाली बीमारी होती है। जहाँ भी किसी बच्चे की विकास धीरे होती है तो वो धीरे समझता है, धीरे से सीखता धीरे से है, तो जिंदगी में थोड़ा स्लो रहता है वो, ही इज मेंटली चैलेंज्ड।
तो वो एक ऐसे इंस्टीट्यूट में रहता है और वो बच्चे को रेसलिंग का बड़ा शौक था, WWF, तो उसको रेसलर बनना था। तो कैसे वो वहां से भाग जाता है इंस्टीट्यूट से और वो अपने हीरो को मिलता है एंड दे बोथ कनेक्ट एंड देन ये हीरो जो है उसको हेल्प करता है टू अचीव हिज ड्रीम, यू नो, कि ट्रेनिंग देना वगैरह वगैरह। और देन द मूवी अनफोल्ड्स, यू नो, वेरी थोड़ा ब्यूटीफुल, इट इज शॉट आउटस्टैंडिंगली, बिकॉज वो जो हीरो रहता है वो भी थोड़ा, यू नो, कानून से भागा हुआ तरह का आदमी है, तो वो रोड से नहीं जा सकता है, तो वो नदियों के थ्रू जाता है, यू नो, मिसिसिपी जो नदियां होती है वहां, तो बोट बना के लोग, दे आर सपोज टू गो टू कैलिफोर्निया, दे आर सपोज टू गो टू फ्लोरिडा, तो वो रोड नहीं ले सकते, तो वो लोग बोट से मिसिसिपी रिवर से तो जाते हैं, यू नो। तो जो विजुअल्स दिखे हैं पिक्चर में, वो मैंने ऐसा अमेरिका भी देखा ही नहीं। अमेरिका भी यूज टू सिंग द हाईवे है, यू नो, अच्छे हाईवे हैं, जोर से गाड़ियां भाग रही है, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। एंड ऑब्वियसली वो जो बच्चा है वो उसकी एक्टिंग और हीरो की एक्टिंग, एंड ऑब्वियसली लॉन्ग शॉट्स दिए पिक्चर में, लॉन्ग शॉट्स, बादल दिख रहे हैं, नदी दूर तक दिख रही है, नदी, पानी, हरियाली। व्हाट एन अमेजिंग मूवी इट वाज यार। तो स्टोरी वही है कि अपना जो दिल चाहता है उसके पीछे लग जाओ, नो, तो एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस देन। क्या बात, आई रिकमेंड दिस मूवी। आई मीन स्पेशली वो बच्चा जो थोड़ा मेंटली चैलेंज है, उसके बावजूद भी उसको उसकी ड्रीम था कि वो करना है। हाउ, यू नो, अल्टीमेटली वो लोग कहते हैं कि ये होता नहीं है, लेकिन होता है ये। अगर आप किसी को दिल से चाहोगे, सारी कायनात, तो वो बोलते हैं ना, काम करती है, तो वो होता है। इट हैपेंस विद एवरीबडी, इट हैज हैपेंड विद एवरीबडी। पर वो मूवी देखने के बाद मालूम पड़ता है ना कि क्या जिगरा था बच्चे में यार वो। नहीं, बहुत बढ़िया दादा, अच्छा बताया। अगर मौका मिलता है तो देख ले। छोटी, ज्यादा लंबी मूवी नहीं, 1.5 घंटे की मूवी, लेकिन हाँ, वो मूवी की जो हीरोइन है, आई थिंक मूवी के लड़की का नाम है जॉनसन, डकोटा जॉनसन, कुछ ऐसा कुछ तो नाम है। बड़ी प्यारी लड़की है यार वो। आपने तो मतलब मुझे आज ही लेना पड़ेगा यार अमेज़न का सब्सक्रिप्शन। हाँ तो ले ले भाई। डकोटा जॉनसन आप जानते हो कौन है? ऑफ कोर्स। उसको पहले मैंने देखा था, होने वाली बहू है वो। अच्छा। ये उसको पता है। अगर आप उसको कुछ और भी बनाना चाहो, वो भी डकोटा जॉनसन यार, वो अलग चीज है दादा। फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ल्ड। मतलब अब ये खैर हॉलीवुड की, खैर उन लोगों की खैर क्वालिटी है ये, वो जितनी मेन स्ट्रीम की एक्ट्रेस उठा के लेके आते हैं, सिर्फ लुक्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ऑफ कोर्स लुक्स तो हाँ, लेकिन डकोटा जॉनसन हो गई, फिर आपकी ग्विनेथ पैल्ट्रो हो गई, या स्कारलेट जोहानसन हो गई, या फिर जो एमिली ब्लंट है, एमिली ब्लंट को देखा था आपने? यस यस। डकोटा जॉनसन की दादा एक फिल्म है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मेरे को लगता है उस फिल्म से अच्छी वो किसी फिल्म में नहीं लगी है। उस फिल्म में ना दादा एक दो अपने और जान पहचान के एक्टर हैं, और एक तो सीनियर एक्टर है जो प्रीस्ट के रोल में है उसमें। तो ये लोग बेसिकली एक कोई मिस्ट्री होटल जैसी है, जहाँ पे कोई बैंक रॉबरी उन लोगों ने 1975 में की थी, और उसके बाद जो मतलब क्या बोलते हैं उन लोग उसको, डो हाँ, जो पैसा चुराया था उसको ना उस होटल की किसी कमरे में उन लोग रख देते हैं, और सब पकड़े जाते हैं, और पकड़े जाने के बाद सब रिलीज होते हैं, और दे कम टू टेक दैट कैश। अच्छा। उसमें वो डकोटा जॉनसन भी आती है वहां पे, और एक सीनियर एक्टर है, पता नहीं मैं नाम भूल रहा हूँ दादा। बहुत ही जबरदस्त ड्रामा, इंटेंस ड्रामा है, और मतलब ऑफ कोर्स वायलेंस भी बहुत ज्यादा है उसमें। तो उसमें जो डकोटा जॉनसन लगी है, मतलब बहुत ही बढ़िया दादा। तो आज ही मुझे लगता है अमेज़न प्राइम पे जाना पड़ेगा और 99 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। प्लीज करिए, ताकि यू सी ऑल दिस अमेजिंग मूवीज में, तो दैट कीप टेलिंग यू। अमेरिका को दादा एक जगह और अच्छा दिखाया है मेरे ख्याल से। अगर कोई अमेरिका को थोड़ा और देखना चाहता है ना कैसा है अंदर से, तो जो वो ऑफ कोर्स हम बात करते हैं रे डोनोवन की, तो रे डोनोवन में भी उन लोगों ने बहुत अच्छा पकड़ा है दादा। जो बॉस्टन बिहार कनेक्शन में आपको बता रहा था कि बॉस्टन उधर का बिहार है। बहुत सही दिखाया है उन लोगों ने। और दूसरा वो एलिमेंट्री,
उसमें भी जो अमेरिका की जो लोकल लाइफ है, भले ही वो शर्लॉक होम्स है, लेकिन उन लोगों ने इतना अच्छा इंटीग्रेट किया है, और मतलब देख के बहुत अच्छा लगता है वो, बहुत ही बढ़िया है। तो सही है दादा, मेरे को लगता है आज अपन यहीं पे खत्म करते हैं। बिल्कुल। और वैसे भी 1 घंटा होने ही वाला है, तो कल मिलते हैं। This is Newstainment Television.